वेलकम टू विजन प्लस। मैं दिलीप मिश्रा। जैसा कि कल हम लोग मैथ की क्लास में पढ़ लिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, और शायद कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो चुका होगा आप लोग का। तो आज की क्लास में हम लोग संख्याओं पर समझ थोड़ा सा स्थापित करेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे या कितने प्रकार की संख्याएं हैं, कुछ इस टाइप का जो है कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर इसी क्रम में हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्याओं का परिचय या संख्याओं के प्रकार के से संबंधित, ठीक है। इससे संबंधित कुछ तथ्यों को, संख्याओं के प्रकार। हाँ, संख्याओं का प्रकार मतलब जैसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो मतलब इन सबको पूर्णांक के बारे में, तो आज इन्हीं सब पे हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। इस पे एक समझ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि हम लोग इग्नोर करते हैं, और वो आ जाता है प्रश्न में, बाद में चीज़ें समझ में आती करिए इसका तो आंसर ये होगा, तो लेकिन उस समय दिमाग में नहीं रहता। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम प्राकृतिक संख्या को समझते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या होती है प्राकृतिक संख्या, उसको पढ़ते हैं, ठीक। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक और प्राकृत, ठीक है। तो यानी एक से लेकर के 9 और एक से लेकर के 1 2 3 4 5 या काउंटिंग में जो भी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, यानी जिन अंकों का प्रयोग काउंटिंग में किया जाए या जिन संख्याओं का प्रयोग काउंटिंग में किया जाए यानी गणना में किया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। देखो डिफिनीशन समझना जरूरी नहीं है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, डिफिनीशन समझना जरूरी नहीं है, लेकिन उनसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इस पॉइंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्राकृतिक संख्या को आप कह सकते हैं गणना की संख्या, जनरली इसको हम क्या कह सकते हैं, गणना की संख्या, या गणना में प्रयोग की जाने वाली संख्या, गणना में प्रयोग की जाने वाली संख्या, को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर इनकी सीरीज समझे, एज एग्जाम्पल इनकी श्रृंखला अगर समझे, तो प्राकृतिक संख्या की जो श्रृंखला बनेगी वो क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन, ठीक है। प्राकृतिक संख्या की श्रृंखला बनेगी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, ठीक है। अब इसी क्रम में दूसरा जो हमारा आएगा, पहले हम सबको समझ लेते हैं, सबका परिचय कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा बनता है। बस समझ आ रहा ना, पहले हम इसको सबको परिचय करने के बाद फिर देखेंगे कि किस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या कौन सा अंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या कौन सी संख्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसपे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन बने, ठीक है। इसी क्रम में दूसरा जो हम समझेंगे वो होगी पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। नेचुरल नंबर हो गया, अब आ गया होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर की अगर डिफिनीशन समझना है तो हम अपने कॉन्सेप्ट में इस तरीके से समझ लेंगे कि गणना की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो संख्या क्या हो जाती है, होल नंबर हो जाती है, एक पूर्ण संख्या हो जाती है। गणना की संख्या में जब जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, होल नंबर हो जाती है। यानी ऐसा हम कह सकते हैं शून्य सहित प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या। बस अपनी समझ यहां पे बनाना है, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या। तो इसकी अगर हमें श्रृंखला बनानी हो तो भैया कैसे हम इसकी श्रृंखला बना लेंगे, देखिए कितना आसान है समझना। प्राकृतिक संख्या में शून्य को इंक्लूड करा दो, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गई पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की सीरीज बन गई, है ना। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे तो थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इवन नंबर।
तो सम संख्या की डिफिनेशन अगर समझना है तो ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो, विभाजित हो। 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्या, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस संख्या, सम संख्या सीरीज में एक पॉइंट और समझ सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक है, वह संख्या सम संख्या होगी। वह संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। बात क्लियर हो रही होगी ना। 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या, या ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। इन पांचों अंकों में से कोई एक अंक अगर इकाई के स्थान पर है तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अच्छा, इसकी अगर श्रृंखला लिखनी हो तो क्या लिखेंगे भैया? जनरली इसकी श्रृंखला की जो शुरुआत होगी वो होगी 2, 4, 6, 8, 10, 1। लेकिन जानकारी के लिए आप ये जान लीजिए कि अगर 0, चूंकि होल नंबर में 0 भी शामिल है, ठीक है, अगर 0 के बारे में पूछा जाए कि 0 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 0 को भी सम संख्या की सीरीज में आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में आया कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप 0 को इसमें शामिल कर सकते हो। बात क्लियर हो रही नहीं? चलिए अब हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा सम संख्या हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं लेकिन जानना बहुत जरूरी है। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। बात क्लियर हो गई है ना, ऑड नंबर। ठीक, तो जैसे अभी यहाँ आपने पढ़ा कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित न हो, जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे ना। ऐसा आप लिख सकते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसको हम ऑड नंबर कह सकते हैं। या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक हो, ठीक है, वह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, कोई एक अंक हो वह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। यहां तक बातें क्लियर हो गई है ना। चलिए, तो अब अगर इसकी सीरीज बनानी हो, विषम संख्या की सीरीज, तो देखिए यहाँ पे देख ले रहे हैं, अगर विषम संख्या की सीरीज बनानी है तो हम विषम संख्या की सीरीज क्या बनाएंगे? इसकी श्रृंखला अगर हमें बनाना है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 1। ठीक है, तो ये क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। बात क्लियर? ठीक है, चलो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ लिया भाई? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। यहां तक कॉन्सेप्ट डेवलप। क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। अभाज्य मतलब जो किसी से विभाजित न हो,
या आप ऐसा कहेंगे, ऐसी संख्या, पहला पॉइंट, ऐसी संख्या जो किसी संख्या से, ठीक है, विभाजित न हो। या दूसरा पॉइंट आपका ये समझ सकते हैं कि वह संख्या जिसका महत्तम समापवर्त क्या हो, जिसका महत्तम समापवर्त क्या हो, ठीक है, 1 हो। समझ आ रहा ना, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या की सीरीज में शामिल कर सकते हैं। या जिसका जैसे गुणनखंड किया जाए, उस संख्या का गुणनखंड किया जाए तो या तो वह 1 आए गुणन में, या वह स्वयं संख्या आ जाए, तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, जो क्या हो, स्वयं से कटे या किसी से विभाजित ना हो, है ना। तो अभाज्य संख्या आप लिखेंगे कि जो किसी से विभाजित ना हो, जो किसी से विभाजित ना हो या किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, ठीक है। अब इसकी श्रृंखला अगर आपको देखना है तो इसकी श्रृंखला आप बनाएंगे, तो इसकी श्रृंखला क्या बन रही है, ठीक है। इसकी श्रृंखला बनेगी 2 3 5 7 11 13, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर की श्रृंखला हो गई है। ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्याओं से कटे न, ठीक। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो भाज्य संख्या को पढ़ लेंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या का मतलब हुआ कि वह संख्या, ठीक है, जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे कि जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी स्वयं से तो कटे ही, स्वयं के अतिरिक्त कुछ और भी अंक ऐसे होंगे जिनसे वो विभाजित हो रही होगी संख्या, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो इसकी सीरीज जब अगर हम देखें, भाज्य संख्या की सीरीज अगर हम बनाएंगे तो जो सीरीज बन रही है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 4 6 8 9 10 ऐसे सोवान, ठीक है। तो ये हो गई भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ दिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया, सम संख्या पढ़ लिया, विषम संख्या पढ़ लिया, अभाज्य संख्या पढ़ लिया, भाज्य संख्या पढ़ लिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर के बारे में आप जान लीजिए कि अब यहां क्या है, सह का मतलब साथ है, मतलब दो संख्याएं वो साथ साथ हों, ठीक है। यानी यहां एक पेयर बनेगा, क्या बनेगा, पेयर, क्रमित युग्म, आर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट होगा, क्रमित युग्म होगी, दो संख्याएं साथ में होगी ना। तो अब इसमें देखा जाएगा आपको क्या कि ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ठीक है, जिसका कोई कॉमन गुणनखंड न हो या जिसका महत्तम समापवर्त क्या हो, 1 हो। ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका महत्तम समापवर्त 1 हो, 1 हो, ठीक है, वह संख्या क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका महत्तम समापवर्त क्या हो, 1 हो, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी आपस में, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी को प्राइम नंबर कहलाती हैं, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, दो संख्याओं का HCF 1 हो। तो इनका जो इसे एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं, जो सीरीज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल में आप जैसे कह सकते हैं, जैसे 2 और 3, तो दोनों तो प्राइम नंबर है, इनका HCF आएगा वही क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम देख लें, ठीक है, तो जैसे कि हो गया 8 9, है ना, ये दोनों संख्या अलग अलग देखा जाए तो विभाजित हो रही हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में देखा जाए तो कोई कॉमन गुणनखंड बन रहा है, नहीं बन रहा है। 9 10
ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। 6 हो गया, 6 के साथ अगर कोई संख्या हम बनाएं, जैसे कि 6 के साथ 6 7 को ले लेते हैं, 6 7 हो गया, ठीक है। तो ये सब को प्राइम नंबर हो जा रहे हैं, है ना। 5 7 हो गया, ये सब को प्राइम नंबर हो गया। इनका एचसीएफ जो आ रहा है, सबका एचसीएफ जो निकल करके आ रहा है, एचसीएफ क्या आना चाहिए, महत्तम समापवर्त क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, सबका एचसीएफ 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या, ठीक है, जिनका महत्तम समापवर्त 1 होगा, वो दोनों संख्याएं परस्पर क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहलाएंगे। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट हो रहा होगा आप लोग को, ठीक है, बातें क्लियर, चलिए ठीक। अच्छा, तो अभी देखिए, मैंने प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य, इतना पॉइंट्स आपको समझा दिया, ठीक है। इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। तो अब हमें यहां देखना ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एक परिचय तो मैंने कर लिया, क्वेश्चन किस प्रकार के बन रहे हैं ना, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत आसान आसान प्रश्न बनते हैं, ठीक है, परीक्षा के लेवल के हिसाब से। तो एक बार देख लिया जाए, जैसे कुल मिलाकर के कितने अंक इंपॉर्टेंट होंगे जहां से क्वेश्चन बनेंगे, कितने अंक जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या पूछा, तो जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। तो यहाँ 1 जो है वो इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी होल नंबर पूछ रहा है तो 0, यहाँ 0 इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर है, ठीक है। चलो, सबसे छोटी सम संख्या की बात कर रहा है, तो आप बता देंगे कि भाई सबसे छोटी सम संख्या 2 है। इसी क्रम में सबसे छोटी विषम संख्या की बात होगी, तो आप बताएंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात होगी, तो आपका जवाब होगा 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात होगी, तो आपका जवाब होगा 4, ठीक है। बाकी सहभाज्य का तो कॉन्सेप्ट आपने समझा कि एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये सहभाज्य होगी। तो यहां अभी आपने देखा कि सबसे छोटी का कॉन्सेप्ट ना। अब उसके बाद क्या होगा कि अब इसमें हम और क्या इंक्लूड करेंगे, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए, अब शब्दों का खेला है। जैसे प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा, तो वहां पे पूछ देगा कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो हम तो रट के गए हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो हमारा तो जवाब दिमाग में आ रहा होगा कि 1 1 1, और ऑप्शन में 2 रहेगा, क्योंकि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 है, और उसको छुपा करके यानी चौथे नंबर पे ABCD करके ऑप्शन आता है ना, तो चौथे नंबर पे उसको रखेगा, पहला नंबर पे 1 रहेगा। तो 1, क्योंकि परीक्षा का प्रेशर भी होता है, तो गलतियां ऐसे ही होती हैं, है ना, तो कर लेते हैं। तो इस टाइप का कुछ समझ स्थापित करते हैं, बहुत कठिन नहीं, बस समझ बनाना है कि क्वेश्चन कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 है, ठीक है, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या क्या है, तो विषम पूर्ण संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। सम संख्या की बात होगी, तो सम संख्या तो आपने पढ़ लिया 2 4 6, है ना। अब यहां पे बात आ रही है कि विषम संख्या में भी आपने देख लिया 1 3 5 7 देख लिया, अभाज्य में आपने देखा 2 3 5 7। अच्छा, अभाज्य संख्या में कुछ अंक इंपॉर्टेंट हो गए। आपने देखा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, जबकि 2 क्या है, एक सम संख्या है, और एक सिंगल सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी जितनी अभाज्य संख्या है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, सब क्या होते हैं, अब ऑड नंबर होते हैं, सब विषम संख्याएं होती है। तो ये पॉइंट आपको नोटिस करना है कि एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। बाकी जितनी अभाज्य संख्या नहीं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, वो सब कैसे हैं, वो सब ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप बताएंगे 2, लेकिन अगर प्रश्न में एक शब्द डाल दिया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, ठीक है, विषम अभाज्य संख्या, ठीक, तब आपका जवाब वहां पे चेंज हो जाएगा। तब आपका जवाब क्या होगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है,
3 है ना। इसी क्रम में भाज्य संख्या की बात पूछ रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। आपने देखा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। लेकिन अगर प्रश्न में डाल दिया कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तब आपका जवाब क्या होगा, तब आपका जवाब है 9, विषम भाज्य संख्या। शुरू के 3 अंक जो है ये सम है, ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या में शुरू के 3 अंक क्या है, सम है। चौथा अंक जो मिल रहा है 9, ये क्या है, ये विषम अंक है, सॉरी ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, ठीक है। और शुरू के 3 अंक जो हैं वो सम संख्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। आपसे पूछ दिया कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ऐसा क्वेश्चन आ गया। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग सम संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग विषम संख्या, तो उस शब्दों से खेलेगा, सामान्य क्वेश्चन ही उठाएगा लेकिन वहां पे शब्द को जोड़ देगा। तो इस सब पॉइंट्स को थोड़ा सा हमें समझना है। सबसे छोटी विषम पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी सम पूर्ण वर्ग संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो विषम पूर्ण वर्ग संख्या सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी विषम पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1, सबसे छोटी सम पूर्ण वर्ग संख्या है 4, ठीक है। बातें क्लियर हो रही ना। तो इस तरीके से क्यूब करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इस तरीके का समझ बनाना है अंकों पे। तो मेरे हिसाब से ये डाउट आप लोग का क्लियर हो चुका होगा कि सामान्य जो क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, या संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के परिचय से लेकर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगर आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए फट से, नहीं तो कैप्चर कर लीजिए, फिर हम जो है इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, मिटा देते हैं, कुछ और देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना, उसके बाद क्लास को रोकते हैं। कुछ चीजें और हैं, इसको बता दिया जाए आप लोग को, ठीक। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी परीक्षा की क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको देखते हैं। वो क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक पे अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसको समझना है। पूर्णांक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहला पॉइंट, पूर्णांक होता क्या है, तो पूर्णांक की डिफिनीशन आपको समझना है। तो अब हालांकि डिफिनीशन एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बताइएगा कि पूर्णांक होता क्या है। तो आप बताइएगा कि धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय शून्य सहित, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। ये एक पॉइंट आप नोटिस कर लेंगे, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक क्या है, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय है। अब जो यहाँ पे सबसे बेसिक प्रश्न बनता है वो क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि पूर्णांक कितने प्रकार के होंगे। तो जनरली हम लोग के दिमाग में क्या बैठा रहता है कि पूर्णांक 2 प्रकार के हैं, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, मतलब 2 प्रकार के पूर्णांक है ना। लेकिन आप जानिए पूर्णांक कितने प्रकार के हैं, आइए इसको समझ बैठा लेते हैं फटाक से। पूर्णांक यानी इंटीजर, तो ये कितने प्रकार के हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। इस तरीके से पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और ये इसको शून्य पूर्णांक को जानते हैं क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। अब यही कंफ्यूजन होता है कि नॉन निगेटिव यानी निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव होगा, नहीं, वो निगेटिव नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है,
अगर पॉजिटिव होता तब तो उसको पॉजिटिव इंटीजर कह दिया जाता ना, इसीलिए इसे कहा गया नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये नेगेटिव नहीं है, बस यहां तक क्लासिफाई हो रहा है, लेकिन ये नहीं क्लासिफाई हो रहा है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि पूर्णांक कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। अच्छा, आइए थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं प्राइमरी चीजें। जब हम लोग प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ते थे, क्लास 5 क्लास 6 में, तो वहां पे प्रश्न आता था ना, संख्या रेखा पे निरूपण, अंकों का संख्या रेखा पे निरूपण। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट गणित का जो बनता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, वो अपने रूल्स को फॉलो करता है। गणित का यही मीनिंग है। ठीक है, तो आइए, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी कक्षाओं में, जैसे कह दिया जाए कि -2 से +2 तक, -2 से +2 तक संख्या रेखा पे निरूपण करना है, ऐसा। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वहां पे एक मिड पॉइंट लेते हैं जिसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। एक तरफ हम पॉजिटिव दर्शाते हैं और दूसरे तरफ हम क्या करते हैं, निगेटिव दर्शाते हैं। तो अगर मान लीजिए एक मेजरिंग वैल्यू लेकर के, मेजरिंग स्केल कॉन्सेप्ट लेकर के, मान लो इस तरीके से हम ब्लॉक बना देते हैं, तो आपने देखा क्या कि ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया +1, ये हो गया +2। ठीक है, तो जो हम ये समझना चाह रहे हैं कि शून्य पूर्णांक है या नहीं, ये मान लीजिए अभी यहाँ तो मैंने देखा कि मैंने बता दिया कि 3 है, लेकिन अगर आपके मन में चल रहा है कि अरे 3 कैसे हैं, तो उसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, समझिए इसको। ठीक है, अगर आपको -2 से +2 तक जाना है, तो देखिएगा कि जब आप -2 से -1 तक आ रहे हैं, तो जो डिफरेंट मिल रहा है वो 1 का मिल रहा है। ठीक है, अगर आप -1 से +1 तक डायरेक्टली अगर आप आएंगे, तो यहाँ पे जो डिफरेंट मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। और फिर 1 से 2 में फिर 1 का डिफरेंट मिल रहा है, जो कि क्या है, गलत है। कोई भी सीरीज बनती है तो प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अगर इस पॉइंट को 0 मान लिया जाए, जो ओरिजिन पॉइंट है इसको 0 माना जाए, तो आप देखेंगे कि -1 से 0 तक आएंगे तो 1 का डिफरेंट आएगा, फिर 0 से 1 तक आएंगे तो फिर 1 का डिफरेंट आएगा, फिर 1 से 2 तक आएंगे तो फिर 1 का डिफरेंट आ रहा है। तो इस तरीके से इधर की जो श्रृंखला हुई, ये निगेटिव इंटीजर हो गया, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये जो है ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, और ये जो बच रहा है ये हो गया नॉन निगेटिव, यानी कि 0। ठीक है, ये हो गया नॉन निगेटिव, और इसी को हम क्या कह दिए, 0 इंटीजर करिए, यानी 0 पूर्णांक करिए। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। समझ में आ रहा ना। जब भी इसकी श्रृंखला आप बनाते हैं, तो श्रृंखला देख लीजिए कैसे बनती है, पूर्णांक की जैसे श्रृंखला बनाना होता है। ठीक है, श्रृंखला तो आप कैसे बनाते हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे डॉट डॉट, इस तरीके की श्रृंखला आप बनाते हैं, है ना। इंटीजर की श्रृंखला जो बनती है इसी तरीके से बनती है। अब यहाँ पे प्रश्न बन गया कि अगर इसे आपसे पूछ दिया जाए, क्या आप इसको देख करके बताएंगे आराम से। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी या सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट, क्योंकि लास्ट में इनफाइनाइट आएगा। और सबसे छोटा पूछेगा तो शुरुआत भी -इनफाइनाइट से हुई है। सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, इनफाइनाइट। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1। ठीक है, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर -1, सबसे बड़ा, देखिए कंफ्यूजिंग है, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर -1, सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर -इनफाइनाइट। ठीक है, अब ओवरऑल में अगर जैसे पूछ दिया कि सबसे बड़ा इंटीजर और सबसे छोटा इंटीजर, तो इनफाइनाइट सबसे बड़ा इंटीजर होता है और -इनफाइनाइट सबसे छोटा इंटीजर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंटीजर का कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज के क्लास में मैं पहले ही बताया था कि हम संख्याओं से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया संख्याओं के प्रकार को लेकर के, और साथ में इंटीजर को बताया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप लोग को चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इसी पे क्लोज करते हैं, फिर कल एक नए क्लास से नए टॉपिक के साथ फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे।